Hello students, hope you all are good, and of course welcome to all of you in 11th class. So let's start with chemistry. So what is chemistry? Chemistry is actually the branch of science, that branch which deal with the chemical reactions. All right. So chemistry has very important role in our daily life. Like chemistry is used in various industries like manufacturing industries, alkalis, acids, fertilizers, salts. So many industries use chemistry. Fields of chemistry. There are many fields of chemistry like medicine, which is prepared due to the chemistry, biochemistry, forensic science, solid state physics, environmental science, chemical engineering, atmospheric science, agriculture science. These all are the different fields of chemistry. So, where we use chemistry in our daily life, we use chemistry in preserving the foods. All right, insecticides, pesticides are prepared with the help of chemistry. So, these are some basic uses of chemistry in our daily life. So let's start with the five basic laws of chemical combination. The first one is law of conservation of mass. Second is law of definite proportion. Third is law of multiple proportion. Fourth is Gay-Lussac's law of gaseous volume. And the last one is Avogadro's law. Alright, these are the five basic laws of chemical combination. Let's see what is the first law of conservation of mass. So first law is law of conservation of mass, that is mass is neither created nor destroyed during ordinary chemical reaction or physical changes. ठीक है, कभी भी अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो मास कभी क्रिएट नहीं हो सकता है, ना ही वो डिस्ट्रॉय होएगा. लाइक अगर हम मीथेन को ऑक्सीडाइज्ड करवा रहे हैं तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O में. इसको हमें बैलेंस करना पड़ता है. अगर हम इसको बैलेंस कर देंगे, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आ जाएंगे एंड यहाँ पर 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं. ऑलराइट, अब इसको देखते हैं, इसका मास कितना हो जाएगा. CH4 का अगर हम मास कैलकुलेट करते हैं, C का मास कितना होता है 12, H का मास 1 एंड क्योंकि 4 एटम यूज कर रखे हैं H के, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 16 ग्राम. सिमिलरली ऑक्सीजन का कैलकुलेट करेंगे, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 64 ग्राम्स. H2O का कैलकुलेट करेंगे, H2O का 18, 2 होते हैं तो 36, CO2 का कैलकुलेट करेंगे दैट इज 44. ठीक है, यहाँ का ओवरऑल मास कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 80 ग्राम्स. रिएक्टेंट वाली साइड, प्रोडक्ट वाली साइड कितना आ रहा है, ये भी 80 आ रहा है. That means mass is neither created nor destroyed. Next, law of definite proportion. Law of definite proportion ये जोसेफ ने दिया था. इसके अकॉर्डिंग एक केमिकल कंपाउंड बनाने के लिए एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रपोर्शन. ठीक है, एलिमेंट्स हमेशा एक डेफिनेट प्रपोर्शन में ही प्रेजेंट होंगे अगर उनके मास की हम बात करते हैं. सपोज H2O का हम एग्जांपल ले रहे हैं. H2O दैट मीन्स अगर हमें वाटर बनाना है तो उसके अंदर
2 ग्राम हमारे पास क्या होना चाहिए, वाटर हाइड्रोजन होना चाहिए, एंड 16 ग्राम हमारे पास ऑक्सीजन होना चाहिए, तभी जाकर ये प्रोड्यूस होगा, अदरवाइज ये प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा वाटर। ऑलराइट, इसको हम कह सकते हैं कि ये सारी की सारी चीजें कंबाइन होती है इन द सेम रेशियो, लाइक 2:16 के रेशियो में, या फिर इसको और सिंप्लीफाई अगर हम कर देते हैं, जैसे H2O की बात कर रहे थे, तो H2O किस में कंबाइन हुआ है, 2:16 के रेशियो में। अगर हम और भी ज्यादा सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, 1:8 के रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं। ऑलराइट, सो हम कह सकते हैं कि 9 ग्राम वाटर तब प्रोड्यूस होएगा जब 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में क्या होता है, अगर हम H2O का एग्जांपल ले रहे हैं, H2O सिर्फ और सिर्फ 2:16 में ही कंबाइन होता है, ठीक है। अगर मैंने 3 ग्राम ले लिया और 16 ग्राम मेरे पास, सपोज 1 ग्राम मेरे पास हाइड्रोजन है एंड 16 ग्राम ऑक्सीजन है, तो H2O प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा 18 ग्राम। 18 ग्राम प्रोड्यूस करने के लिए H2O को मुझे क्या चाहिए, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। H2O का जो फॉर्मूला है वो हमें, मतलब वाटर का जो फॉर्मूला है वो हमेशा H2O ही रहेगा, वो चेंज नहीं होएगा, ठीक है। अगर इसी रेशियो को 2:16 के रेशियो को मैं सिंप्लीफाई कर रही हूँ तो वो 1:8 बन जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 1:8 के रेशियो में भी कंबाइन हो सकते हैं। तब 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस करेगा 9 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। इसकी रिएक्शन क्या होती थी, H2 प्लस O2 gives H2O, क्या ये इक्वल है, नहीं, यहाँ पर हमें इसको बैलेंस करने के लिए हाफ और ऐड करना पड़ेगा। ऑलराइट, अब ये एक बैलेंस हो चुकी है इक्वेशन, दैट मीन्स यहाँ पर इसका H2 का मास कितना लिया जा रहा है, 2 ग्राम्स, एंड O2 का मास कितना लिया जा रहा है, O2, एक ऑक्सीजन का मास 16 होता है, एंड यहाँ पर कितने ऑक्सीजन हैं, 32 ऑक्सीजन हैं, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 32, लेकिन उसकी हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आ रहा है, 16। देन H2O कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 18 ग्राम्स, ओके। तो हमेशा अगर 2:16 की टर्म्स में वो कंबाइन होगा तभी हमें 18 ग्राम ऑफ वाटर मिल पाएगा। अगर मैं इनका हाफ मास ले रही हूं तो मुझे कितना ग्राम वाटर मिल जाएगा, 9 ग्राम ऑफ वाटर। इस वाटर की जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। ये था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन में क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है कि अगर हमने मासेस को डिफरेंट रेशो में कंबाइन करने की कोशिश करी, लाइक अगर मैं नाइट्रोजन ले रही हूँ 14 ग्राम एंड ऑक्सीजन ले रही हूँ 16 ग्राम, तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। लेकिन अगर मैंने ऑक्सीजन बिल्कुल डबल ले लिया, दैट मीन्स 32 ग्राम ऑक्सीजन ले लिया, तो क्या प्रोड्यूस हो जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोला जाता है, ठीक है। ये जॉन स्टेल्टन ने दिया था। इस लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी दो एलिमेंट्स कंबाइन हो सकते हैं एक से ज्यादा फॉर्म में, ठीक है। लेकिन अगर कोई
पर्टिकुलर मास को हमें फॉर्म करना है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को प्रोड्यूस करना है, तो उसका रेशो हमेशा फिक्स ही रहेगा, दैट इज 14:16 ही रहेगा। अगर उससे ज्यादा हम ले लेंगे तो वो कोई और दूसरा कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं, दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को वो प्रोड्यूस कर लेंगे। ठीक है, और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को ही लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन के नाम से भी जाना जाता है। वो इसलिए क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जो किसी कंपाउंड का फॉर्मूला है वो एक डेफिनेट रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, गे-लुसेक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। गे-लुसेक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम के अंदर ये जोसेफ लुइस गे ने दिया था। इसके अकॉर्डिंग जो गैसेस है वो कंबाइन होती हैं, और कुछ इस तरीके से कंबाइन होती हैं वो कि एक केमिकल रिएक्शन जो वो प्रोड्यूस कर रही है उसमें वॉल्यूम्स कैसी रहेगी, इक्वल वॉल्यूम्स रहेगी। लाइक अगर मैं H2 ले रही हूँ प्लस O2 तो क्या मिल जाएगा हमें, H2O। ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर हाफ ऐड कर देती हूँ। अब H2 इसको मैं क्या पढ़ सकती हूँ, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ H2। ठीक है, या फिर क्या कह सकती हूँ कि 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ हाफ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस, इसके आगे कितनी स्टीशियोमेट्री है, 1 वॉल्यूम ऑफ H2। दैट मीन्स अगर मैं इसकी यहाँ पर 1 वॉल्यूम ले रही हूँ तो इसकी मुझे कितनी वॉल्यूम लेनी पड़ेगी, हाफ, दैट इज 0.5। देन वो क्या प्रोड्यूस करेगा, 1 वॉल्यूम ऑफ H2O। अगर मैं यहाँ H2 100 वॉल्यूम ले रही हूँ, 100 मिलीलीटर्स, तो ऑक्सीजन की कितनी रिक्वायरमेंट होगी, 100 का हाफ कितना हो जाएगा, 50। देन ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा 50 ml एंड हाइड्रो H2O कितना प्रोड्यूस हो जाएगा, दैट इज 150 ml नहीं प्रोड्यूस होएगा, कितना हो जाएगा, 1 ही है यहाँ पे भी, दैट मीन्स 100 ml। इन दोनों को ऐड कर 150 ml मत लिखना, हमेशा जो मोल्स की टर्म्स में चलता है या मॉलिक्यूल्स की टर्म्स में चलता है उसी रेशो में ही वो कंबाइन होते हैं वॉल्यूम्स भी। ऑलराइट, सपोज अगर मैंने हाइड्रोजन 200 ले लिया